19 जनवरी 1990 आध्यात्मिक गुरु ओशो की मृत्यु का दिन। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि मौत हार्ट फेलियर से हुई, लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। हाँ। उनकी मौत के कुछ ही घंटों के अंदर सवालों और विवादों का एक ऐसा तूफान उठा जो आज 30 साल बाद भी थमा नहीं है। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ओशो के साथ असल में हुआ क्या था। हमारे पास कई लेख हैं, कानूनी दस्तावेज हैं, जिसमें एक डॉक्टर का हलफनामा भी है। हाँ, और उनके सबसे करीबी लोगों के बयान भी। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि उन आखिरी दिनों की सच्चाई क्या थी। क्या ये एक साधारण मौत थी या एक सोची समझी साजिश, और इस सबके केंद्र में है उनकी अरबों की विरासत। और उस विरासत का क्या हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए कहानी के केंद्र में चलते हैं। उस आखिरी दिन 19 जनवरी 1990 पुणे आश्रम। कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से, और ये फोन कॉल ही अपने आप में इतना अजीब है कि वहीं से शक पैदा होने लगता है। हाँ, दोपहर करीब 1 बजे पुणे के एक जाने माने डॉक्टर गोकुल गोकानी को आश्रम से फोन आता है और उन्हें कहा जाता है कि अपनी इमरजेंसी किट लेकर फौरन आश्रम पहुंचे। जब डॉक्टर गोकानी पूछते हैं कि मामला क्या है, तो उन्हें जवाब मिलता है ओशो बीमार हैं। नहीं, उन्हें कहा जाता है ओशो शरीर छोड़ रहे हैं। शरीर छोड़ रहे हैं मतलब ये कैसा बोला हुआ है? ये ऐसा है जैसे फैसला पहले ही हो चुका है, डॉक्टर को बचाने के लिए नहीं बल्कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए बुलाया जा रहा हो। यही बात डॉक्टर गोकानी को भी खटकी। वो भागकर आश्रम पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें ओशो के कमरे में जाने ही नहीं दिया जाता। क्या उन्हें बाहर रोक दिया गया? हाँ, उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा जाता है। और फिर शाम 5 बजे दरवाजा खुलता है और उन्हें बताया जाता है कि ओशो की मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। सब कुछ अविश्वसनीय तेजी से होता है। एकदम शाम 7 बजे बुद्ध हॉल में शाम के ध्यान के लिए हजारों अनुयायी इकट्ठा होते हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि ओशो नहीं रहे। उनके शरीर को दर्शन के लिए रखा जाता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट। और रात 10 बजते बजते पास के घाट पर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। सोचिए, एक ऐसा गुरु जिसके दुनिया भर में लाखों अनुयायी थे, उन्हें अपने गुरु के अंतिम दर्शन तक का मौका नहीं दिया गया। जब सवाल उठे तो आश्रम का जवाब था कि यही ओशो का दर्शन है। कि मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाओ, इसमें देरी क्यों करना? लेकिन ये जवाब कई लोगों के गले नहीं उतरा है ना। बिल्कुल नहीं। और इस पूरी जल्दबाजी के केंद्र में 2 लोग थे जिनके नाम बार बार आएंगे। ओशो के निजी डॉक्टर स्वामी प्रेम अमृतो यानी डॉक्टर जॉन एंड्रूज, और उनके सबसे करीबी सहयोगी स्वामी आनंद जयेश यानी माइकल ओब्रायन। हाँ, और इन्हीं दोनों की मौजूदगी में कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग सिरे सामने आते हैं। एक तरफ है आश्रम की आधिकारिक कहानी, और दूसरी तरफ है उस डॉक्टर का बयान जिसने डेथ सर्टिफिकेट साइन किया था, डॉक्टर गोकुल गोकानी। और उनका बयान वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। उन्होंने बाद में एक कानूनी हल्फनामा दायर किया, और उसमें जो बातें कहीं वो तो होश उड़ाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें शाम 5 बजे कमरे में बुलाया गया तो ओशो का शरीर बिस्तर पर था। जयेश और अमृतो वहां पहले से मौजूद थे। गोकानी ने उनकी नब्ज जांची, दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें इलाज का कोई मौका ही नहीं मिला। और यहाँ कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। डॉक्टर गोकानी के हल्फनामे के मुताबिक अमृतो और जयेश ने उन पर दबाव डाला। दबाव किस बात का? कि वो डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण हार्ट अटैक लिखें। सिर्फ हार्ट अटैक? क्यों? गोकानी ने पूछा तो उन्होंने कहा ताकि किसी भी तरह के पोस्टमार्टम और पुलिस जांच से बचा जा सके। मतलब अगर मौत प्राकृतिक थी तो पोस्टमार्टम से इतना डर क्यों? ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है। और गोकानी एक और बात कहते हैं जो इस शक को और गहरा करती है। क्या? उन्होंने ओशो के कपड़ों की आस्तीन पर उल्टी या खाने के कुछ निशान देखे थे। एक शांतिपूर्ण हार्ट अटैक में ऐसा होना आम बात नहीं है। ये किसी और तरफ इशारा कर रहा था। तो एक तरफ डॉक्टर गोकानी की ये डरावनी कहानी है, और दूसरी तरफ आश्रम का पक्ष क्या था? आश्रम का पक्ष मां आनंदो ने रखा, जो ओशो की देखभाल करती थीं। उनका कहना था कि अमृतो और जयेश ओशो के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वो उन्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते थे। उनके मुताबिक ओशो ने खुद ही ये निर्देश दिए थे कि जब वो शरीर छोड़ें तो बिना किसी देरी के उन्हें बुद्ध हॉल ले जाया जाए और फिर सीधे अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ये 2 बिल्कुल विपरीत कहानियां हैं। लेकिन इन सब बयानों के बीच एक प्रतिक्रिया ऐसी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। ओशो की अपनी मां की।
जब ओशो के सचिव नीलम ने फोन पर उनकी मां को ये खबर दी तो उनका पहला वाक्य क्या था? उन्होंने कहा, नीलम, उन्होंने उसे मार डाला। उन्होंने उसे मार डाला। बस ये एक लाइन। उन्होंने कौन थे? क्या वो अमेरिकी सरकार थी जिस पर ओशो खुद जहर देने का आरोप लगा चुके थे? या फिर उनकी मां का इशारा आश्रम के अंदर के ही कुछ लोगों की तरफ था? ये सवाल आज तक कायम है। तो डॉक्टर की कहानी साफ इशारा कर रही है कि कुछ छुपाया जा रहा था, और ओशो की मां की प्रतिक्रिया भी हत्या की तरफ इशारा कर रही है। तो क्या छुपाया जा रहा था? शायद मौत का असली कारण, जो जहर हो सकता है। हाँ। और यहीं से जहर वाली बात शुरू होती है, जिसकी दो अलग अलग थियोरी हैं। पहली थियोरी, जिसे ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन आज भी आधिकारिक तौर पर मानता है, वो है अमेरिकी सरकार की साजिश। इसकी जड़ें 1985 में हैं, जब ओशो को अमेरिका में आप्रवासन धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। उन्हें 12 दिनों तक अलग अलग जेलों में घुमाया गया था। ओक्लाहोमा की एक जेल में तो उन्हें डेविड वॉशिंगटन के नकली नाम से रखा गया था, ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। बिल्कुल। और ओशो ने 1987 में ये दावा किया था कि उसी दौरान अमेरिकी सरकार ने उन्हें या तो थैलियम, एक धीमा जहर, हाँ, थैलियम, वो दिया था, या फिर उन्हें किसी तरह के रेडिएशन के संपर्क में लाया गया था। और इसके बाद उनकी सेहत में जबरदस्त गिरावट आई भी। लगातार थकान, हड्डियों में दर्द, बालों का झड़ना, और उनके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत लगभग खत्म हो गई थी। तो ये थ्योरी तो सीधी लगती है। ओशो ने खुद कहा उनकी सेहत बिगड़ी और कुछ साल बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो इससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। और वो थ्योरी ये सवाल उठाती है कि अगर जहर 1985 में अमेरिका में दिया गया था, तो उसके लक्षण 2 साल बाद, मतलब 1987 के आखिर में क्यों दिखने शुरू हुए? अच्छा। ये थ्योरी कहती है कि जहर अमेरिका में नहीं बल्कि पुणे में ही दिया गया था, सितंबर 1987 के आसपास। पुणे में? हाँ। इसी दौरान उन्हें कान का एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ जो कभी ठीक ही नहीं हुआ, और यहीं से उनकी सेहत का पतन शुरू हुआ। अगर ऐसा था तो क्या इसका कोई सबूत मिल सकता था? कुछ सूत्रों का दावा है कि इसकी फॉरेंसिक जांच मुमकिन थी। ओशो कभी-कभी अपने बालों के गुच्छे अपने करीबी शिष्यों को तोहफे में दिया करते थे। हाँ, मैंने भी ये सुना है। उन बालों का विश्लेषण करके सच का पता लगाया जा सकता था, या फिर उनकी राख की जांच करके उसमें थैलियम के अंश ढूंढे जा सकते थे। लेकिन ऐसी कोई कोशिश कभी नहीं की गई? कभी नहीं। तो जहर की थ्योरी चाहे अमेरिकी सरकार पर हो या आश्रम के लोगों पर, एक बात तो साफ है, किसी ने भी सच को बाहर लाने की कोशिश नहीं की। और ये सवाल उठता है कि क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ओशो की मौत के बाद जो शुरू हुआ वो सच से भी बड़ा खेल था। ये खेल था उनकी विरासत पर कब्जे का। बिल्कुल, फॉलो द मनी। ओशो की मौत के फौरन बाद आश्रम का नियंत्रण 21 सदस्यों वाली एक इनर सर्कल के हाथ में आ गया। लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए था। असली ताकत सिर्फ 2 लोगों के पास थी, स्वामी जयेश और स्वामी अमृतो। वही 2 लोग जो ओशो के आखिरी पलों में उनके साथ थे। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी को भी हैरान कर देगा। ओशो की मौत के 23 साल बाद, साल 2013 में, यूरोप की एक अदालत में अचानक ओशो की एक वसीयत पेश की जाती है। 23 साल बाद? हाँ, 23 साल तक किसी को इस वसीयत के बारे में पता नहीं था। इस वसीयत के मुताबिक ओशो अपनी सारी बौद्धिक संपदा, अपनी किताबें, अपने प्रवचन, सब कुछ ज्यूरिक में मौजूद ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी OIF के नाम कर गए थे। और इस OIF के मुख्य ट्रस्टी कौन थे? स्वामी जयेश। मतलब सारी पावर और सारा पैसा कानूनी तौर पे जयेश के कंट्रोल में आ गया। लेकिन पुणे के कुछ शिष्यों ने, जिनमें योगेश ठक्कर नाम के एक सन्यासी सबसे आगे थे, उन्होंने इस वसीयत को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये जाली है। और जब जांच हुई तो जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। दिल्ली, जर्मनी और इटली के हैंडराइटिंग विशेषज्ञों ने जब वसीयत पर ओशो के हस्ताक्षर की जांच की तो उन्होंने कहा कि ये हस्ताक्षर असली नहीं है। ये नकल भी नहीं थे। तो फिर क्या था? नकल से भी ज्यादा कच्चा काम था। विशेषज्ञों ने पाया कि वसीयत पर जो हस्ताक्षर था वो ओशो की ही एक किताब के कवर से स्कैन करके फोटोकॉपी किया गया था। क्या? फोटोकॉपी? हाँ। उनका तर्क था कि कोई भी इंसान 2 बार हूबहू एक जैसे दस्तखत नहीं कर सकता, लेकिन वसीयत का हस्ताक्षर और किताब का हस्ताक्षर पिक्सल टू पिक्सल मैच कर रहे थे। पिक्सल टू पिक्सल मैच? मतलब ये कोई माहिर जालसाज का काम नहीं था, ये तो बस एक साधारण फोटोकॉपी थी। बिल्कुल। ये या तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था या फिर जल्दबाजी।
इस खुलासे के बाद OIF ने चुपचाप यूरोपीय अदालतों से वो वसीयत वापस ले ली। लेकिन तब तक सवाल खड़ा हो चुका था, और दांव पर था क्या? आखिर कितनी बड़ी थी ये विरासत? बहुत बड़ी। सिर्फ पुणे आश्रम की जमीन की कीमत ही आज 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 1000 करोड़? और ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी है। ओशो की 650 से ज्यादा किताबों, उनके हजारों घंटों के प्रवचनों और उनकी मेडिटेशन तकनीकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों से OIF को हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है। 100 करोड़ रुपए सालाना? हाँ। और योगेश ठक्कर जैसे लोगों का आरोप है कि OIF ने पुणे के पब्लिक ट्रस्ट से यूरोप में बनी अपनी निजी कंपनियों में लगभग 800 करोड़ रुपए अवैध रूप से ट्रांसफर किए हैं। ये लड़ाई आज भी चल रही है? आज भी। हाल ही में OIF ने कोविड से हुए नुकसान का हवाला देकर आश्रम की 107 करोड़ रुपए की जमीन उद्योगपति राजीव बजाज को बेचने की कोशिश की, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और 2005 से अब तक के सारे खातों का ऑडिट करने का आदेश दिया है। कई पुराने सन्यासी कहते हैं कि आश्रम को मंदिर से दुकान बना दिया गया है। तो एक तरफ मौत का रहस्य, दूसरी तरफ अरबों की संपत्ति और एक जाली वसीयत। ये कहानी जितनी उलझती जा रही है, उतनी ही डरावनी भी होती जा रही है। और जब लगता है कि इससे ज्यादा क्या होगा, तब हमें पता चलता है कि ओशो की मौत से ठीक पहले एक और रहस्यमयी मौत हुई थी। हाँ, और ये कड़ी इस पूरी पहेली को समझने के लिए शायद सबसे जरूरी है। ये कहानी है माँ प्रेम निर्वाणों की, जिनका असली नाम था क्रिस्टीन वुल्फ। वो कई सालों तक ओशो की देखभाल करने वाली और उनकी सबसे करीबी साथी थी। 9 दिसंबर 1989 ओशो की मृत्यु से ठीक 41 दिन पहले निर्वाणों की लाश मुंबई के एक होटल के कमरे में मिलती है। मौत का कारण बताया गया ड्रग ओवरडोज। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या मान लिया गया। लेकिन आश्रम के भीतर कई लोगों का मानना था कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी। उनका कहना था कि निर्वाणों बहुत कुछ जानती थीं। वो ओशो के सबसे करीब थीं और आश्रम के अंदर चल रही सत्ता की राजनीति को अच्छी तरह समझती थीं। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है, उस समय निर्वाणों किसकी प्रेमिका थी? स्वामी जयेश की। वही जयेश जो बाद में पूरी विरासत को कंट्रोल करने वाले थे। बिल्कुल। और ये टाइमिंग, ये बहुत अहम है। ओशो की मौत से सिर्फ 41 दिन पहले उनकी सबसे करीबी साथी, जो बहुत कुछ जानती थी और जो उस व्यक्ति की प्रेमिका थी जो बाद में सब कुछ कंट्रोल करने वाला था, उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। इसे सिर्फ एक दुखद हादसा मानना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। निर्वाणों की मानसिक स्थिति को लेकर भी काफी विवाद है। आश्रम प्रबंधन ने दावा किया कि वो सिजोफ्रेनिक थीं, लेकिन उनके दोस्तों का कहना है कि उन्हें PMDD नाम की एक गंभीर हार्मोनल समस्या थी और उसका गलत इलाज किया जा रहा था। हाँ, उन्हें ऐसी दवाएं दी जा रही थीं जो उनकी हालत को और बिगाड़ रही थीं। सच जो भी हो, एक बात तय है, निर्वाणों की मौत ने ओशो को तोड़ कर रख दिया था। जो लोग उन दिनों आश्रम में थे वो बताते हैं कि वो गहरे सदमे और दुख में डूब गए थे। और उनकी मौत के बाद ओशो की सेहत में भी बहुत तेजी से गिरावट आई। 41 दिन बाद वो भी नहीं रहे। तो हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। ओशो की मौत का सच क्या है? क्या ये 58 साल की उम्र में वाकई एक प्राकृतिक मौत थी? क्या ये अमेरिका जैसी महाशक्ति द्वारा की गई एक धीमी हत्या थी, जैसा वो खुद मानते थे? या फिर ये नियंत्रण और अरबों की संपत्ति के लिए आश्रम के भीतर रची गई एक साजिश का नतीजा थी, जिसकी पहली शिकार निर्वाणों बनी? ये सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? बिल्कुल। उनकी मौत का रहस्य उनकी विरासत के लिए चल रही इस लड़ाई से अलग नहीं किया जा सकता। संपत्ति पर कब्जा, बौद्धिक अधिकारों पर नियंत्रण और आश्रम की आत्मा को बचाने की कोशिश। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण दिल का दौरा था, लेकिन जो सबूत और कहानियां हमने देखी वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती हैं। कानूनी लड़ाइयां, जहर के आरोप, आंतरिक कलह और एक गहरे व्यक्तिगत सदमे से हुई एक धीमी और शायद दर्दनाक मौत। शायद असली रहस्य ये नहीं है कि 19 जनवरी 1990 को उनकी मृत्यु कैसे हुई। असली रहस्य ये है कि क्या उनकी विरासत, जो आज अदालती मामलों और कॉर्पोरेट नियंत्रण में फंसी हुई है, उनकी मौत किन परिस्थितियों से कभी उभर पाएगी? और एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, अगर ओशो की वसीयत वाकई 1989 में बन गई थी तो उसे दुनिया के सामने लाने में 23 साल क्यों लगे? और वो भी ठीक उसी समय जब उनकी बौद्धिक संपदा पर OIF के नियंत्रण को पहली बार चुनौती दी जा रही थी।